अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ियाज़ नाम है आप लोगों से मुख़ातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सादुर रहमान और डकी भाई केस के हवाले से। और डकी भाई के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि डकी भाई के बहुत ही करीबी दोस्त अहसन नदीम उर्फ़ बाबा ओपी की ज़मानत मंज़ूर हो गई है और आज वो जेल से रिहा हो जाएँगे। तो डकी भाई के दोस्त की ज़मानत कब फ़ाइल की गई और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि डकी भाई जो हैं उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया, क्या वो दोबारा व्लॉगिंग की दुनिया में नज़र आएँगे या नहीं आएँगे? और उनकी ज़मानत कब अप्लाई की जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे कुछ आरोप और डकी के बारे में भी कुछ लोग सवालात कर रहे हैं। तो मुख्तसर बात यही है कि असद नदीम की जो बेल है, वो 16 तारीख को जो है वो अप्लाई की गई थी और नईम भुट्टो साहब की कोर्ट से ये बेल अप्लाई की गई थी और फिर 17 के लिए ये फिक्स की गई, 1 दिन का नोटिस इसमें हुआ और उस पे फिर ऑनरेबल कोर्ट ने इसको बेल ग्रांट की। डकी का जो केस है और जो असद नदीम का केस है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। असद नदीम जो है ये डायरेक्ट एफआईआर में नॉमिनेटेड नहीं है, एफआईआर में डायरेक्ट नामज़द नहीं है। इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द किया गया और महज़ दोस्त होने की बुनियाद पर इसको जो है वो अरेस्ट किया गया। तकरीबन 9 से 10 दिन का इसका रिमांड रहा। 10 दिन के रिमांड में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी। और क्या जी कि ये आपस में इनके ताल्लुक हैं डकी का, वकास का और अ, असद नदीम का, और ये मिल के प्रमोशन करते हैं और उनके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये बात सामने नहीं आ सकी कि वो उन्होंने फलां प्लेटफॉर्म से कोई प्रमोशन की है। इस तरह का कोई पॉइंट एनसीसी सामने नहीं रख सकी। 2 एलिगेशन थे उनके ऊपर कि इन्होंने प्रमोशन की है और वहाँ से इल्लीगल जो गेन्स हैं वो लिए हैं। तो ना ही वो इस तरह की कोई चीज़ सामने ला सके हैं, कोई पैसों की रिकवरी या कोई ऐसी चीज़ के किसी वीडियो की प्रमोशन से उन्होंने कोई पैसे जो हैं वो इनसे रिकवर कर लिए। तो इनका केस टोटली डिफरेंट है डकी के अलावा, डकी से। 10 दिन के रिमांड में कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसी बेस पर ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जो है वो बेल ग्रांट कर दी। ये सेम उसी तरह का केस है जिस तरह का सुभान का केस था। उनका भी 9 दिन का रिमांड रहा और 9 दिन के रिमांड में कोई चीज़ सामने नहीं आई। इन दोनों लोगों को अरेस्ट करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि डकी के अगेंस्ट एविडेंस स्ट्रॉन्ग करना और इनको डीलिंग में मुलव्वस करके डकी के अगेंस्ट जो है वो डिफेंस एक प्रोसिक्यूट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना। तो या इनको वादा माफ़वा के तौर पर यूज़ करना। तो इनडायरेक्टली इनको इस तरीके से लिंक किया गया उनके साथ ताकि वो केस जो है स्ट्रॉन्ग हो सके उसकी हद तक और इनको, लेकिन इससे एक बात का फ़ायदा हुआ है कि इसमें 10 दिन के रिमांड में कुछ चीज़ सामने नहीं आई और फाइनली इनको बेल मिली है। और अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि डकी अभी तक बेल क्यों फाइल नहीं कर रहा? देखें, वो कुछ चीज़ों का वेट कर रहे थे और अभी असद ने फाइल की, अब बहुत जल्द डकी भी अपनी बेल हाई कोर्ट में फाइल करने जा रहा है। तो असद का जो केस है ये अगर जिस दिन जुडिशियल हुए थे उसके 2 दिन बाद ही अगर बेल अप्लाई करते या उसी दिन करते तो तब इनकी हो सकती थी जैसे सुभान की, क्योंकि इनका केस उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस केस का वॉल्यूम उस तरह से नहीं है। रही बात डकी की, डकी के हवाले से बहुत सारे लोग ये सवालात कर रहे थे कि जी उनका यूट्यूब चैनल जो है वो परमानेंट बंद हो गया। ऐसी बात नहीं है। फॉर द टाइम बिंग एक सीज़र मेमू जो है वो बनाया गया है उसके चैनल का इंस्टाग्राम के हवाले से। और जब कोई चीज़ सीज़ करती है एफआई और उसको अपनी तहवील में ले लेती है एनसीसीए, तो फिर उसके लिए एक अदालती तरीक़ाकार है। पूरी मैं वीडियो उसमें बनाऊँगा और लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता दूँ कि डक्की भाई का जो है वो चैनल जो है वो डीसील करवाने के लिए एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब की अदालत से ऑर्डर लिए जा सकते हैं। लेकिन जब इनकी बेल होगी हुई है फिर उसके बाद का प्रोसेस है। जब तक बेल ना हो उसके उससे पहले वो चैनल को क्या करेंगे? तो जैसे ही उनकी बेल होगी तो इस हवाले से चैनल की डीसील करने के लिए उनसे जो है वो उसको डीफ्रीज़ करने के लिए जो है वो कोर्ट से ऑर्डर लिए जा सकते हैं। और अगर अदालत ऑर्डर कर देती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अदालत ऑर्डर कर देगी, क्योंकि चैनल एक एसेट होता है और आप किसी का एसेट विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसको ज़ब्त नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों के इसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ भी होने जा रहा। इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें उम्मीद है ऐसे केसेज़ अगर 100 केसेज़ हों तो उसमें से 90 केसेज़ जो है वो फ़ेवर में आ जाते हैं। उसमें डीसीलिंग के ऑर्डर हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके ये चैनल वगैरह जो है वो रिस्टोर हो जाएँगे। अब आ जाते हैं कि इसके ट्रायल के हवाले से 14 तारीख को इनका ट्रायल भी चालान भी पेश कर दिया गया। उसमें इंशाल्लाह तलबी जो है वो लगी हुई है। तलबी पे अब जो आम में रूटीन होती है वो यही होती है कि फ़र्द जुर्म जिसे हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं, मुल्ज़मान को तलब करके चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़
مختلف چارج شیٹ جو ہے وہ ایک مختصر خلاصہ ہوتا ہے offences کا، یعنی عدالت کی طرف سے ایلیگیشن پڑھ کر سنائے جاتے ہیں کہ اس کو عدالت میں بلایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے بھائی پروسیکیوشن کی طرف سے آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگے ہیں اور یہ offences آپ کے اگینسٹ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جو مجرم ہوتا ہے یا ملزم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، کنفیس کرتا ہوں کہ میں نے یہ کرائم کیا ہے۔ اگر تو وہ کنفیس کر دے پھر ٹرائل آگے نہیں چلتا، اسی کی بیس کے اوپر اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے عدالت سزا کر دیتی ہے۔ اگر وہ ڈینائی کرتا ہے، کہتا ہے نو سر آئی ایم ناٹ گلٹی، آئی ایم انوسینٹ، دین کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی پروسیکیوشن اپنے ایویڈینس لائے اور جو اکیوز پرسن ہے وہ اپنے ڈیفینس میں اپنے ایویڈینس لائے، اور پھر دونوں کی بات سننے کے لیے ٹرائل سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور دونوں پھر اپنی اپنی فیور میں پہلے پروسیکیوشن اپنے اسٹیٹ دیتی ہے، پھر سیکشن 342 سی آر پی سی کے تحت ملزم اپنا ڈیفینس پیش کرتا ہے، پھر دونوں وکیلوں کی بحث ہوتی ہے اور معاملہ آگے چلتا ہے۔ اچھا، اس دوران پروسیکیوشن کے جو 9 گواہ ہیں جو ڈچی کے خلاف پیش کیے گئے سارے کے سارے سرکاری گواہ ہیں، اور یہ کچھ گواہ ریکوریوں کے حوالے سے ہیں، موبائل فون کی ریکوری کے حوالے، پیسوں کی ریکوری کے حوالے سے، یہ اس طرح کے سارے گواہ ہیں۔ اچھا، ان سارے گواہان کو جو ہے کراس ایگزامن بھی کیا جائے گا، اور کراس ایگزامینیشن کے دوران ان کو عدالت میں مطلب بلا کر ان سے کراس کوشچننگ کی جائے گی اور چیک کیا جائے گا کہ یہ گواہ صحیح ہیں یا نہیں، اور اگر عدالت میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے گواہ تو پھر اس سے بھی تحقیق کو فائدہ ہوگا۔ جو آنے والے وقت میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو مین گواہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کے کیسز میں انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی عدالت میں بلایا جائے گا جب ٹرائل چلے گا، اور اس کے اوپر بھی پھر لمبے کوشچن کی جو ایک ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہوگا، اور اس سے بھی جرا ہوگی، اس سے اس وقت وکیل صاحب کے پاس یہ اختیار ہوگا ہر طرح کا سوال پوچھنے کا کہ انہوں نے جتنی بھی اس کیس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی ہے، اور اگر دوران کراس ایگزامینیشن وہ اگر نہیں سیٹسفائی کر پاتا اور وہاں پہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور ڈکی باعزت بری بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے پہلے بھی بتایا کہ لیگل وزڈم کے مطابق تو یہ نہیں بنتا، اب اس کیس میں سزا والا کیس یہ نہیں ہے۔ اب آئے ہیں روپ کی طرف، بہت سارے لوگ انسٹاگرام سے کہتے ہیں جنہوں نے تصویریں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی، دیکھیں اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کو اس طرح کی بات سے منسوخ کرنا کہ ان کی ڈیورس ہو گئی ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ ابھی کسی ذرائع کے پاس ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی میری انفارمیشن میں ایسی کوئی بات ہے کہ ان کی ڈیورس ہوگی، ایسا میرے سننے میں تو نہیں ہے، بیک ڈور فیملی سے رابطے میں میرے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، تصویریں ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی ہیں یہ ایک ہو سکتا ہے آپ کا کویشچن، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیورس ہوگی۔ تو یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی تھوڑا چاہیے کہ پہلے چیزوں کو ویریفائی کریں پھر اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی اس طرح کا کنٹینٹ بنائے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔